हेलो एवरीवन। टॉपिक हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक लेक्चर हो गया था जिसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोर्शन स्टार्ट किया गया और आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉल्ट ब्रिज, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज और सेल से सेल रिएक्शन बनाना ये बता दिया गया था। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझिएगा, इजी सा टॉपिक है, फिजिक्स को कोरिलेट करेगा। यहां कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं जिन्हें हम बच्चों से पूछ लेते हैं। 3 वर्ड हैं, 3 का आंसर यहां चाहिए होता है हमको। एक वर्ड है चार्ज। फिजिक्स में हम पढ़ते आते हैं चार्ज। तो वो चार्ज होता क्या है? दूसरा, करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट की बात हम कर रहे हैं। और तीसरा, पोटेंशियल क्या है? तो बच्चों से तब ये हम क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ सही आंसर भी देते हैं, कुछ नहीं दे पाते। तो हमें तीनों को सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहिए। जैसे जब हम पोटेंशियल बताते हैं तो बच्चे बड़े ही बुक के हिसाब से आंसर्स अपने देते हैं। वही डेफिनेशन कि इन्फिनिटी पे एक चार्ज है, उसे एक पॉइंट पर लेकर आने में जो वर्क करना पड़ेगा वो एक्सेट्रा, ऐसे वो बता देते हैं, जो बुक के फिजिक्स की डेफिनेशन है। जबकि हमें ऐसे बताना चाहिए एक्सपेरिमेंटली, जिसे सब समझ सके। मान लो कोई बुक को नहीं जानता, उतना नहीं पढ़ा उसने पोटेंशियल के बारे में, आप उसे समझा रहे हैं, वो पूछेगा नहीं कि इन्फिनिटी पे चार्ज रखकर कौन आया और उसे लेने कौन गया और वर्क किसको करना पड़ा। तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। उसे वो एक्सप्लेन, आपने सही किया, बताया सही, लेकिन उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। अब चार्ज क्या है? चार्ज जी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। चार्ज क्या है ये कोई बता नहीं पाता है। फिर हम आगे पूछ लेते हैं, अच्छा सिमिलर चार्ज रिपेल क्यों करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट क्यों करते हैं? तो भी बहुत रेयर केस ही बता पाते हैं। अगर आपको इन सब के आंसर चाहिए तो आप अपनी नॉलेज को उस तरह से करिए जो जनरल लाइफ में आप यूज कर सकें, जो समझ आ सके, जो सर्किट के रिगार्डिंग में हो, जो बुक की डेफिनेशन रटे रटाइए उस पर ना जाएं। चार्ज किसी को अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी का नाम है। 2 चार्जेस, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। उसके पीछे आप जान सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं। बुक के कई बार बुक होती है, उसमें पहले पेज पे वो फोटो भी छपा होता है, किस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे श्रिंक होने की कोशिश करती है, अट्रैक्ट करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं, रिपेल करते हैं। तो उस तरह से पढ़िएगा आप। सिंपल फ्लो ऑफ चार्ज, बच्चे बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सर, कुछ बताते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। अरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते ऐसे। इलेक्ट्रॉन ये सॉलिड के अंदर कोई यहां से वहां नहीं जा सकता है भाई। मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अच्छा मान लो वायर के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन, बच्चे बताते हैं कि सर फ्लो कर रहे हैं। मैंने कहा वायर काट दी तो गिर जाएंगे नीचे। मान लो एकदम से वायर काट दी तो ग्लास भर जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो नीचे गिर जाएंगे ना, आगे की कनेक्टिविटी नहीं है, भाग रहे थे उसके अंदर, गिर गए नीचे। तो दूसरा बच्चा कहता है नहीं सर, जैसे वायर काटी पोटेंशियल 0 हो गया तो रुक जाएंगे। तो रुकने में फिजिक्स का है ना, इनर्शियल, रुकने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। जो बिल्कुल बाहर होगा वो तो बेचारा धक्का लगने से गिर जाएगा ना। तो सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सॉलिड के अंदर तो कोई भी चीज फ्लो नहीं करती भाई, रूल ही है। सॉलिड तो वो तभी है ना, वो केवल वाइब्रेशन अलाउड करता है। सॉलिड स्टेट में पढ़ा है हमने। तो वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जिसे आप करंट बुला लेते हो। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, बोलने में प्रॉब्लम नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज बोलो, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन आपको आती हो, आपको प्रॉपर मीनिंग उसका क्लियर हो। हम यहां बात इलेक्ट्रोलाइट की करते हैं।
हम बीकर में सॉल्ट डालते हैं तो उसमें आयंस चार्ज कैरियर है। हमारे यहां करंट हम वायर में नहीं पढ़ रहे जो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हो, यहां चार्ज कैरियर आयंस है और आयंस लिक्विड के अंदर फ्लो कर, लिक्विड है तो फ्लो करेंगे, यहां फ्लो बोल सकते हो आप। वायर के रेस्पेक्ट में आपको ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोलना पड़ेगा। चलिए हम उसे फिजिक्स छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब थोड़ा समझो इसे। हमने एक बीकर लिया, सिंगल बीकर, इसमें एक इलेक्ट्रोड लिया, समझते रहना, लिखना आपको है। एक बीकर लिया, उसमें एक इलेक्ट्रोड लिया, जिस मेटल का ये इलेक्ट्रोड है उसी का एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन हमने इसमें फिल कर दिया। ये जिंक का है तो जिंक का कोई सॉल्ट, ये कॉपर का है तो कॉपर का कोई सॉल्ट, ये सिल्वर का है तो सिल्वर का कोई सॉल्ट, ये कैडमियम है तो कैडमियम का कोई सॉल्ट। मतलब अगर आप, ये निकल है तो नीचे निकल का कोई सॉल्ट, जैसे निकल क्लोराइड या निकल सल्फेट। वैसे तो जब मेटल को उसी के सॉल्ट एक्वा सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं, वॉट एवर द मेटल, कोई सी भी मेटल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आयरन हो, कोबाल्ट हो, क्रोमियम हो, एल्यूमिनियम हो, कोई सी भी हो, और उसी का सॉल्ट, मतलब निकल है तो निकल का सॉल्ट हो, कोई सा भी सॉल्ट हो, एनायन कोई हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड को, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, ये लिखने होंगे आपको, किसी भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड को उस मेटल के सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जैसे ही हम डिप करते हैं तो ये मेटल इस सॉल्यूशन के अगेंस्ट एक चार्ज कैरी करता है। सॉल्यूशन के अगेंस्ट का मतलब है, ये अगर नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोड तो सॉल्यूशन पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो इनमें एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बुलाते हैं। समझना, जब हम किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट एक्वा सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के अगेंस्ट एक चार्ज कैरी करता है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव है तो सॉल्यूशन पॉजिटिव है। तो मेरा कहने का मतलब, ये पॉजिटिव सॉल्यूशन नेगेटिव, ये नेगेटिव तो सॉल्यूशन पॉजिटिव। तो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसे दो पार्ट में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। कौन से दो पार्ट, डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। व्हेन एन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इट्स सॉल्ट एक्वा सॉल्यूशन देन इट्स ऑक्यूपाई एन इलेक्ट्रिक चार्ज अगेंस्ट सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये डायग्राम बना सकते हैं आप। तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, कोई सा भी हो सकता है। चूंकि कोई सा भी हो सकता है, इसी के बिहाफ पर ये दो तरह के होते हैं। ये ड्रॉ भी कर लीजिएगा। डेफिनेशन के बाद हम आते हैं टाइप्स पर। यहां से अब हम टाइप्स पर आ रहे हैं और अब से टॉपिक अनसर्टेन होगा, मतलब थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है अब से जो चलेगा, लेकिन लेक्चर के लास्ट तक आते आते सब बैलेंस हो जाएगा, सब एक जैसा हो जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह का होता है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकंड रिडक्शन पोटेंशियल, वो बाद में डालेंगे। तो अब हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हेडिंग डालिएगा पहले आप, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं भी बदल देता हूं इस हेडिंग को, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहला पार्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा पार्ट रिडक्शन पोटेंशियल, आप दोनों लिख लीजिएगा टाइप्स में। फिर फर्स्ट को हेडिंग बना लीजिएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। मैंने कहा यहां से थोड़ा टॉपिक अनसर्टेन रहेगा, तो पेशेंस बनाए रखिएगा, कुछ देर बाद वो बिल्कुल सर्टेन, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? हमारे लिए ये एक मेजरमेंट है, ये मेजर करने का तरीका है।
क्या मेजर करने का तरीका है? किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये बताता है कि उस मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कितनी है। मेरे पास ये दो मान लीजिए मेटल है, मेरे पास दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अवेलेबल है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मैं कहूंगा इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है मैं कहूंगा इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है। तो सीधा सीधा हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में आते हैं फिजिक्स से कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है। ये एक मेजरमेंट है जो ये मेजर करता है कि इलेक्ट्रोड या एलिमेंट की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कितनी है। तो लिख लीजिएगा इसमें, इट इज द मेजरमेंट, या इट मेजर ऐसे लिखिएगा, इट मेजर टू टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज एन एलिमेंट। ये केवल मेजरमेंट है, ये मेजर करता है किसी एलिमेंट की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को। एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल लिखिएगा, जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, ये आधी रिएक्शन है, केवल ऑक्सीडेशन की है, हाफ, ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, हमने हाफ ली क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन ही पढ़ना है यहां पर। न्यूट्रल एटम ऑक्सीडाइज होकर पॉजिटिव आयन बनाता है, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना सकता है। 2 पॉजिटिव ऑलरेडी है और भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। 2 पॉजिटिव था और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 4 पॉजिटिव हो गया। न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, गैसेस भी ऑक्सीडाइज हो सकती हैं। ये मैंने सर्टेनली पोटेंशियल नहीं पता मुझे इनका कितना है, मैंने तो ऑक्सीडेशन के एग्जांपल लिखे। इनका पोटेंशियल कितना होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, निकालना होगा, हमें नहीं पता, भी निकालेंगे तो सर्टेन हो जाएगा टॉपिक। अभी ये एग्जांपल लिख लीजिएगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज एन एलिमेंट, दैट्स इट। ये केवल एक मेजरमेंट है जो किसी एलिमेंट के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को मेजर करता है। नीचे ये एग्जांपल्स आप लिख लीजिएगा, लिख लिए होंगे। एक लाइन की डेफिनेशन थी और ये 4 एग्जांपल है। ये एग्जांपल्स ऑक्सीडेशन के हैं, इनमें सभी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, या आप ये देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका 0, इसका +2 बढ़ा, इसका -1, इसका 0, -1 से 0 इंक्रीज हुआ, +2 +4 इंक्रीज हुआ, न्यूट्रल +1 इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन है। दूसरी हेडिंग डाल लीजिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। सेकेंड पॉइंट, रिडक्शन पोटेंशियल। डेफिनेशन पहले जैसी ही है। रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी का मेजरमेंट है। उसमें हमने क्या लिखी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज एन एलिमेंट। इसमें हम लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल मेजर द टेंडेंसी टू रिड्यूस्ड एन एलिमेंट। डिफाइन कर लीजिएगा, मैं एग्जांपल लिख देता हूं। मुझे अब एग्जाम्पल रिडक्शन में लिखने होंगे। कैटायन रिड्यूस हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिड्यूस हो सकता है, फिर से कैटायन रिड्यूस हुआ, कैटायन रिड्यूस हुआ। नोट कर लीजिएगा, मैंने उन्हीं को रिवर्स में लिख दिया है, भाई रिवर्स करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन आपने लिख ली होगी और एग्जाम्पल। डेफिनेशन जरूर लिखें, हेडिंग ये है, इसके नीचे क्या आएगा, इट मेजर द टेंडेंसी टू रिड्यूस एन एलिमेंट। अब एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है, अब समझिएगा, लिखना मत, मैं इसे हटा देता हूं। क्वेश्चन ये है, एक एलिमेंट मैं ले लेता हूं जिंक,
यहां जिंक इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहां जिंक रिड्यूस हो रहा है, या ऑक्सीडाइज यहां रिड्यूस्ड। मान लो मुझे पता नहीं वैसे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सामने लिखी जाएगी। मुझे नहीं पता, आपको लिखनी भी नहीं है, मैं ऐसे ही मान लेता हूं आपको समझाने के लिए। तो मुझे पता नहीं, ये लिखना नहीं है, आपको समझना है बस। जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू मैं मान लेता हूं जी 2 वोल्ट है, ऐसे ही मान ली। ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल की वैल्यू 2 वोल्ट है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो यहां जो वैल्यू लिखी जाएगी वो रिडक्शन पोटेंशियल की होगी। तो अगर एलिमेंट एक ही है और उसके रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पता है, तो हमें उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी पता है, बस साइन बदल देना है आपको। ये पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव। यानी कि अगर हमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें पता है, इसका मतलब यह होता है कि हमें उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी पता है। या अपोजिट भी बोल सकते हैं, किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमें पता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हमें पता है, साइन ही तो बदलना है। सीधी सी बात है, क्या बदलना है? साइन ही तो बदलना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी पता कर लेंगे, एक ही बात है, साइन बदल लो। या ये कहें कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पता कर लेंगे, साइन बदल दो। तो दो दो क्यों पढ़े भाई? किसी भी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पढ़े, रिडक्शन क्यों पढ़े दो? जब एक ही पढ़ के एक निकाल लेते हैं, दूसरा तो साइन बदलकर आ ही जाएगा। तो हमने मतलब सबने, ग्लोबलाइजेशन में सबकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हम सबने दोनों में से एक को सेलेक्ट कर लिया कि भैया इसी की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो साइन बदल लेंगे। अब मैं एक का नाम लूंगा, बच्चे पूछेंगे सर इसी को क्यों लिया, दूसरे को क्यों नहीं लिया? दोनों में किसी को हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे, दोनों हमारे लिए बिल्कुल बराबर है। जो काम एक से हो सकता है वो दूसरे से भी हो सकता है, बिल्कुल इक्वल है। चूंकि एक सेलेक्ट करना था तो दोनों में से लिया तो एक ही जाएगा ना, उसके पीछे कारण नहीं है कि उसकी प्रायोरिटी है। तो हमने सभी ने मतलब जो सेलेक्ट किया वो था रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि यहां अब आप नीचे जहां डेफिनेशन आपने रिडक्शन पोटेंशियल की लिखी है उसके नीचे बॉक्स बनाएं, हाईलाइट करें और उसमें हिंदी में लिख दें हम रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करेंगे। अब से अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड यूज करता हूं तो मेरा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल से है, केवल ऑक्सीडेशन से नहीं है। तो हम सारी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल के निकाल लेंगे और तब कोई हमसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछेगा तो हम उसे साइन बदलकर बता देंगे। तो आगे का जो वर्क होगा, जो हम कैलकुलेशन मेजरमेंट का वर्क करेंगे, वो केवल रिडक्शन पोटेंशियल के लिए करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऐसे लिख लो चाहे तो रिडक्शन पोटेंशियल को सेलेक्ट किया गया है और आगे जो वर्क हम करेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल में होगा। ये बॉक्स में आप लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है जी। और नेक्स्ट हेडिंग पर हम आते हैं, क्योंकि अभी तक तो नाम लिया है रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का, आगे ये भी है रिडक्शन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कैसे करेंगे? तो यहां आप मत हेडिंग डालिएगा, मैं ही डालूंगा। मेजरमेंट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल पर हम काम करने वाले हैं। देखिएगा, आप इस हेडिंग को मत डालिएगा, यह है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि मैंने बताया हम रिडक्शन पोटेंशियल ही मेजर करेंगे, तो अब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मैं लिखता हूं तो उसका मतलब होगा रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि डील हम इसी में करने वाले हैं। तो हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब क्वेश्चन था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडक्शन लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसे मेजर कैसे करें? मेजर करने का तरीका, एक सेल ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, फिर हम समझाते हैं। सेल वही ले लेते हैं जो पढ़ा था, जिंक और कॉपर का सेल। वायर भी लगा लेते हैं,
गैलोमीटर भी जोड़ देते हैं। हमें डायरेक्शन की भी जरूरत है करंट के, और हमें पोटेंशियल की भी जरूरत है। फॉर्मूला दिया गया, सेल पोटेंशियल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। पहला सवाल यही उठता है और बच्चे यहां कंफ्यूज रहते हैं, बहुत टाइम तक कई बार कंफ्यूज रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं क्लियर करके चलते हैं। क्या है? हमने कहा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यहां बच्चे एग्री होते हैं कैथोड पर सर रिडक्शन ही होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। माइनस हमने कहा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और आप यहां बोल रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है, हम दोनों जगह रिडक्शन की ही बात कर रहे हैं। आपने यहां पे आपको माइनस करना है, प्लस या माइनस इक्वल यूनिट्स में किया जाता है। किलोग्राम है तो किलोग्राम में प्लस या माइनस हो सकता है, लीटर है तो लीटर में प्लस माइनस हो सकता है, तो इक्वल यूनिट्स में होता है ना। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही है। अब क्वेश्चन है सर होता तो ऑक्सीडेशन है, होता कुछ भी है। एनोड जिंक है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास होना चाहिए। ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन साइन बदल के लिख लीजिएगा जो भी वैल्यू अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी है। लेकिन ये फॉर्मूले का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दोनों एक ही चीज हैं, एक कैथोड की और एक एनोड की। बहरहाल इसे अप्लाई करके यहां हम देखते हैं, ये क्लियर हो अब से कि रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का और एनोड का। ई सेल की वैल्यू तो गैल्वेनोमीटर हमें बता देगा, सेल पोटेंशियल हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास कैथोड की वैल्यू नहीं है और ना ही एनोड की वैल्यू है। हम इसे फाइंड कैसे करें? एक की तो होनी चाहिए दूसरे के निकालने के लिए। तो यह तरीका मैंने इसीलिए कहा कि आपको यह हेडिंग नहीं डालनी है, यह नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें नीचे लिखा जाता है कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट या मेजरमेंट उसका कर ही नहीं पाए। फिर तरीका बदला गया। हमने सोचा कि एक ही इलेक्ट्रोड लेते हैं तो ये मीटर कोई वैल्यू बताता नहीं है, मतलब ये तरीका बिल्कुल टोटली फेल था। इस हेडिंग को इसीलिए नहीं डलवाया क्योंकि नीचे लिखवाना पड़ता कि इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाए, तो बेकारी हेडिंग थी, तो हमने समझा दिया बस। अब आगे बढ़ते हैं। अब तरीका क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल हिस्ट्री वाइज पढ़ रहे हैं हम, जैसे जैसे हुआ। तो हमारे पास हमेशा एक तरीका होता है, ये वो तरीका है बिल्कुल स्टार्टिंग की जब बात करें तब मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ मेजरमेंट करने के लिए मीटर नहीं हुआ करता था, हम जानते ही नहीं थे मीटर क्या है। उसी सिचुएशन की बात करते हैं, जैसे कि मान लो हमारी क्लास है, स्टूडेंट बैठे हैं, हमें मीटर नहीं पता क्या होता है, फीट नहीं पता, सेंटीमीटर कुछ नहीं पता है ही नहीं, अभी तक आया ही नहीं, और हमें उन सबकी हाइट मेजर करके अपने रिकॉर्ड में रखनी है। कितनी हाइट थी? तो हमने एक को स्टैंडर्ड मान लिया कि ये स्टैंडर्ड है। मान लो अमित क्लास में एक बच्चे का नाम है, हमने उससे स्टैंडर्ड मान लिया, और दूसरा दिनेश है, दिनेश की हाइट मुझे नापनी है, दिनेश थोड़ी हाइट में ज्यादा है, मैंने कैलकुलेट करी तो अमित से 1.1 टाइम्स ज्यादा था। तो दिनेश की हाइट कितनी? 1.1 टाइम्स ऑफ अमित। हो गया मेजरमेंट। मैं अपने रिकॉर्ड में अमित के रेस्पेक्ट में निकाली हुई वैल्यूज लिख दूंगा। इस तरीके को बुलाते हैं स्टैंडर्ड मान लेना, रेफरेंस। हमने किसके रेफरेंस में वैल्यू निकाली? अमित के रेफरेंस में, स्टैंडर्ड माना हमने। तो वही काम हम यहां भी करते हैं, यहां भी करते हैं, मतलब है पूरी टेबल में से हमने एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड ले लिया, और वो एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, वो एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है। क्वेश्चन है हाइड्रोजन ही क्यों सर? ये अकेला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जो इलेक्ट्रॉन लूज करके और इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबलाइज होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बराबर होती है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो भी स्टेबल होता है, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो भी स्टेबल होता है। क्वेश्चन क्यों स्टेबल होता है? हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो सेल खत्म हो जाती है, स्टेबलाइज हुआ। एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो पहली सेल कंप्लीट हुई, डबलेट कंप्लीट है तो भी स्टेबल है। दोनों ही चीजों में स्टेबल है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बराबर है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होगा।
अब इतना आसान नहीं है कि हाइड्रोजन सजेस्ट कर दिया गया बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रोड बना लिया जाए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इसे बना लिया जाए। कैसे? इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐसे डिप करना होता है। हाइड्रोजन गैस है, उसका सॉल्ट कौन सा है? सोडियम का सॉल्ट है NaCl जैसे, कॉपर का सॉल्ट कॉपर सल्फेट जैसे, ऐसे हाइड्रोजन का कौन सा है? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये तो एसिड है। हां जी, एसिड ही हाइड्रोजन के सॉल्ट बोले जा सकते हैं। तो ये तो क्लियर हुआ कि एसिड ले लेंगे, लेकिन डिप किसे करोगे? गैस थोड़ी ना डिप होती है, वायर कहां बांधोगे? गैस में थोड़ी लटका दोगे। और हाइड्रोजन तो कंडक्टर भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन ले जाने लाने का काम कौन करेगा? तो जब ये प्रॉब्लम सामने आई तो रिसर्च आगे बढ़ती गई, तो एक इलेक्ट्रोड हमें मिला, एक मेटल हमें मिला, मुझे ऐसे बोलना चाहिए। मेटल था इनर्ट मेटल, जैसे इनर्ट गैसेस होती हैं वैसे इनर्ट मेटल भी होते हैं। पूरी टेबल में सबसे ज्यादा इनर्ट मेटल है प्लेटिनम, PT। ना इसका ऑक्सीडेशन होता है ना इसका रिडक्शन होता है, ये मेटल है, ये कंडक्ट करता है, लेकिन सेल्फ ना इसका ऑक्सीडेशन होता है ना इसका रिडक्शन होता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा यहां पर, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन शॉर्ट SHE, कई बार इसे NHE भी बुलाते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, NHE, इसका भी फुल फॉर्म लिखिएगा, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये बनाया गया, कैसे बनाया गया? प्लेटिनम की हेल्प से हाइड्रोजन को इस काबिल बनाया गया कि वो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करे। प्लेटिनम देखिएगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक ग्लास की ट्यूब ली गई, उसे एक बीकर में रखा गया, वायर ली गई, ये वायर प्लेटिनम की है, तार यहां बांध दिए गए आपके, ये प्लेटिनम है, और नीचे इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए प्लेटिनम ब्लैक का यूज किया गया। प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम पाउडर को प्लेटिनम ब्लैक बुलाते हैं। प्लेटिनम पाउडर को यहां लगाया गया ताकि सरफेस एरिया बढ़े। क्वेश्चन है सर पूरी मेटल भी तो ले सकते थे, बहुत कॉस्टली आता है प्लेटिनम, तो कॉस्टली ना हो, इकोनॉमिकली ये प्रोसेस रहे, इसलिए प्लेटिनम पाउडर का यूज कर लिया गया। काम तो उसी से भी हो जाएगा। और इसे एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया गया, जो सॉल्यूशन था 1mHCl, एसिड, हाइड्रोजन का एसिड। क्वेश्चन है सर हाइड्रोजन है कहां? तो प्लेटिनम है, ये भी प्लेटिनम है, हाइड्रोजन यहां है। हाइड्रोजन गैस डिपेंड करता है, बाहर भी जा सकती है, डिपेंड करता है अंदर भी आ सकती है। कैसे? ये इलेक्ट्रोड दोनों की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज एन एनोड एंड एक्ट एज अ कैथोड। ये सेंटेंस लिख लीजिएगा, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर सकता है, एनोड की भी तरह और कैथोड की भी तरह। मान लो अगर ये एनोड है, इफ एक्ट एज एन एनोड, पूरा लिखिएगा, इफ एक्ट एज एन एनोड, तो हाइड्रोजन गैस हमको देनी पड़ेगी। बस हाइड्रोजन गैस यहां होकर यहां जाएगी, प्लेटिनम के नीचे कांटेक्ट में आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, इलेक्ट्रॉन ये आगे फॉरवर्ड कर देगा मेटल प्लेटिनम, H आयन इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। ये वर्क अगर हम 1 बार प्रेशर पर दे रहे होते हैं हाइड्रोजन को, तो ये स्टैंडर्ड बोला जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड 1 बार है। 1 ATM ले लेते हैं
तो ये नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला जाता है, NHE, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर 1 atm है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं, ये कैथोड की तरह भी बिहेव करता है। मुझे ये रिएक्शन हटानी पड़ेगी। कैथोड की तरह बिहेव करता है तो क्या होता है? तो जी H आयन जो पहले से प्रेजेंट है, यहां बहुत सारे H आयन है क्योंकि HCl है, डिसोसिएटेड है, H आयन बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉन, कैथोड है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। भाई कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो एनोड इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, H आयन को इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। मान लो ये H आयन है, इसे इलेक्ट्रॉन दिखा, ये यहां आएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में बदल जाएगा? H2। तो बबल्स की फॉर्म में यहां H हाइड्रोजन गैस निकलती है जो यहां से बाहर निकाल दी जाती है। तो ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन है सर दोनों में इसका पोटेंशियल कितना होता है, ये आप बताएंगे। मैं इतना बताऊंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहां लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल यहां लिखेंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। एक की आप लिखते हैं, दूसरे के लिए साइन आपको बदलना पड़ेगा। साइन बदले, वैल्यू ना बदले। ध्यान दीजिएगा, जो भी वैल्यू आप E इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की यहां लिखते हैं, उसका साइन बदल के आपको यहां लिखनी है, लेकिन उसकी वैल्यू ना बदले। अब बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है? क्या लिखूं इसके E की वैल्यू? 0। 0 ही वो संख्या है जो प्लस माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी भी वैल्यू कितनी? +0 -0। तो 0 ही वो संख्या, इसलिए 0 ली गई, क्योंकि दोनों टेंडेंसी बराबर हैं और ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में लाने के लिए साइन बदलना है। +0 -0 एक ही बात है, तो इसलिए 0 कंसीडर की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 क्यों माना गया? तो आंसर आएगा इसकी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की टेंडेंसी बराबर है और साइन बदलने पर 0 ही वो संख्या है जो बराबर होती है, तो 0 लिया गया। ये स्टैंडर्ड है, तो मुझे यहां नोट लगाना होगा। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नहीं है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है। तो नोट कर लीजिएगा, ये हेडिंग, ये डायग्राम, उसके नीचे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों की तरह एक्ट करता है। अगर यहां इफ इट एक्ट्स एज एन एनोड तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती है ये वाली, इफ इट एक्ट्स एज अ कैथोड तो ये वाली रिएक्शन होती है। दोनों में E की वैल्यू, इसके पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, क्योंकि दोनों टेंडेंसी बराबर है और 0 ही वो वैल्यू है जो दोनों पर बराबर हो सकती है। अब हमने स्टैंडर्ड मान लिया और इलेक्ट्रोड भी बना लिया। अब वर्क थोड़ा आसान है, मैं इसे रफ करता हूं, नोट कर लिया होगा, हटाता हूं। समझिएगा, हेडिंग अब डाल लीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम कौन सा मेजर करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिडक्शन पोटेंशियल, या कि याद रहे आपको। अब देखिएगा कैसे निकाला हमने, ये समझना थोड़ा सा, क्योंकि सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। हमने कोई सा भी एक इलेक्ट्रोड ले लिया जिसका हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और एक हाइड्रोजन के साथ उसे जोड़ दिया, SHE के साथ, यानी कि SHE फिक्स है। मुझे जिंक का निकाला तो जिंक में लाया और जिंक को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया, फिर जिंक हटा के निकल जोड़ दिया, निकल हटा के कॉपर जोड़ दिया, कॉपर हटा के सिल्वर जोड़ दिया, सिल्वर हटा के क्रोमियम जोड़ दिया। मतलब हम बदलते गए हाइड्रोजन के साथ सबको जोड़ते चले गए। देखो एग्जांपल, हमें जिंक का निकालना है। हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम भी होता है, लिखा होता है। यह बताता है कि वायर प्लेटिनम की थी, हाइड्रोजन की नहीं। ये एक्वस ऐसे लिखे होते हैं, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये गैस है, वो प्लेटिनम है। हमने सेल बना लिया, ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही फॉर्मूला था। वायर हमने नहीं लगाई, वायर भी लगा लेते हैं।
वायर भी लगा ली। गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर नहीं लेते हैं हम, उसका कारण है, यहां जरूरत पड़ेगी उसकी। कारण यह है, जिंक और हाइड्रोजन को मैंने कंबाइन किया। भाई यहां तो मैंने जिंक को लेफ्ट हैंड पे बनाया है, ये तो बात बोर्ड की है कि भैया ये एनोड है, लेकिन क्वेश्चन है प्रैक्टिकली जब हम ये बना रहे थे तो हमें कैसे पता चला कि ये एनोड है? वो हमें गैल्वेनोमीटर मैंने बताया। कैसे बताया? ये करंट की डायरेक्शन बताता है। करंट की डायरेक्शन, भाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है एनोड से कैथोड की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन होती है कैथोड से एनोड की तरफ। तो डायरेक्शन ये बताता है कि कैथोड से एनोड की तरफ है, तो हाइड्रोजन से जिंक की तरफ थी तो हाइड्रोजन कैथोड हुआ। ये किसने बताया? गैल्वेनोमीटर ने। ठीक, इसलिए वोल्टमीटर नहीं लिया जाता है करंट की डायरेक्शन की वजह से। मान लो कॉपर जोड़ दूं, वो कैथोड की तरह एक्ट करे, ये एनोड की तरह, तो कैथोड कौन एनोड कौन ये बता रहा है। ई सेल की वैल्यू हमें गैल्वेनोमीटर बता देगा। वैल्यू आ गई इसकी ई सेल, सॉरी अब फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव है, मैं भूल गया। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं यहां, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इन सभी में नॉट आपको लगाना होगा, ये जरूरी है। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड, कैथोड हाइड्रोजन है, इसकी वैल्यू होती है 0 माइनस ई नॉट एनोड, एनोड कौन है? जिंक। तो ई नॉट एनोड की जो वैल्यू होगी वो माइनस ई नॉट सेल के बराबर होगी। मतलब जो सेल पोटेंशियल हमें दिखाई देगा उसमें पहले माइनस कर दीजिएगा, दैट्स इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, पूरा वर्ड बोलता हूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये जो निकला है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड किसके बराबर है? नेगेटिव, जो वैल्यू यहां दिखाई देगी उसके बराबर है। निकल गई जी जिंक की वैल्यू। सिमिलरली इसी तरह से हम कॉपर को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं जी? कॉपर को या निकल को, और उसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं। सबके सारे मेटल्स के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर करके सभी की वैल्यूज हमने निकाल ली। तो नीचे लिख दीजिएगा, सिमिलरली वी कैन फाइंड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ SHE, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबकी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं भाई। अब मैं हटा रहा हूं इसको। तो जब सब पूरी इलेक्ट्रोड की वैल्यूज सब अरेंज आ गई हमारे पास, सॉरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बोलो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सारी वैल्यूज आ गई, सबकी हैं। किसके रेस्पेक्ट में निकाल ली? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बट एक गड़बड़ यहां हुई, हमें वैल्यू निकालने जा रहे थे E की, हम चाहते थे E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकले, वो हम निकाल नहीं पाए। हमने अपना रास्ता बदल दिया और हमने क्या निकाल लिया? E नॉट। दोनों डिफरेंट हैं, ये स्टैंडर्ड है SHE के रेस्पेक्ट में, ये एक्यूरेट है। SHE हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वैल्यूज निकली हैं, ओवरऑल एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकली हैं। जैसे मैंने मेजरमेंट किया, मैंने अमित के रेस्पेक्ट में सबकी हाइट मेजर करी तो वो अमित के रेस्पेक्ट में थी, एक्चुअल वैल्यू तो नहीं थी ना। तो वही डिफरेंस यहां है, हमें E निकालना है, E नॉट नहीं। चिंता मत करो, हम E भी निकालेंगे, आगे का वर्क है, अभी बहुत बड़ा टॉपिक है। E नॉट तक पहुंचे हैं, E भी निकालेंगे। दिमाग में रखिएगा ये, बल्कि ये ऐसे फ्लो चार्ट सा बना लीजिए कहीं कॉपी पर कि अभी E नॉट निकला है, कुछ समय बाद E भी निकलेगा, लेकिन तब तक E नॉट का थोड़ा पढ़ते हैं, E नॉट को पढ़ते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। थोड़ा E नॉट के बारे में जान तो लें भाई, अभी जाने ही कहां है, तो E नॉट पढ़ लेते हैं, फिर E पर भी आएंगे। तो E नॉट को एंजॉय करिएगा। देखिएगा, हमने सभी इलेक्ट्रोड्स के लिए E नॉट की वैल्यू निकाल ली और एक ऑर्डर में प्लेस कर दिया। मे बी डिक्रीजिंग ऑर्डर ले लीजिए, मे बी इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लीजिए, कैसा भी ऑर्डर ले लीजिएगा। उस ऑर्डर को, उस अरेंजमेंट को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हेडिंग डाल लीजिएगा
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसे रिएक्टिविटी सीरीज भी आप लोग बुलाते हैं। ये एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोड्स का, उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में, कैसा भी ऑर्डर हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, हाइड्रोजन की वैल्यू तो 0 है, इससे ऊपर हम प्लस वैल्यूज ले लेते हैं और इसके नीचे माइनस वैल्यू, तो ये ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी है? ई नॉट रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होंगी। मैंने डायरेक्ट लिख ली, जो बुक देखोगे अपनी बुक उठा के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एनसीईआरटी, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी है, उसमें पहले रिएक्शन दी गई है। ये ऐसे रिएक्शन लिखी होगी, हाइड्रोजन की रिडक्शन की रिएक्शन लिखी होगी, बैलेंस नहीं है, मैंने बैलेंस नहीं करी है, तो ये लिखी होगी 2 कर लो और सामने वैल्यू लिखी होगी। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है? यहां रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल की है। ऊपर ई नॉट लिखा होगा, बस आरईडी नहीं लिखा होगा, चूंकि मैं रिएक्शन नहीं लिख सकता इसलिए मैंने ऊपर क्या लिख दिया? रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, मान लो ये जिंक है, ऐसे मान लिया मैंने, जिंक है, जिंक की एक रॉड है, छोटी पतली सी रॉड है, उसे डिप किया, सर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेबल में लिखा है -0.76 वोल्ट। हाँ ठीक है, अब सर मैं ना ऐसी बहुत मोटी रॉड लेता हूं जिंक की और बहुत सारे वाटर में ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करूंगा तो वैल्यू बदलेगी? तो ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है, मतलब ये अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं है। पतला जिंक लो, मोटा जिंक लो, 2 मोल जिंक लो, 10 मोल जिंक लो, 50 मोल जिंक लो, ई नॉट की वैल्यू फिक्स ही है, -0.76 वोल्ट। कितना भी मेटल ले लीजिएगा, ये अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं है। याद कीजिए थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में आपको 2 प्रॉपर्टी बताई गई, एक्सटेंसिव जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंडेंट थी और इंटेंसिव जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंडेंट नहीं थी, तो ये डिपेंड नहीं करती है। हाँ जी, वापस आते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप पहले डिफाइन कर लीजिएगा, फिर ये ऐसे सिंबॉलिक थोड़ी ड्रॉ कर लीजिएगा, एक्यूरेट भी आएगी। तो है क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इट इज द अरेंजमेंट, मेरे साथ लिख लीजिए चाहे तो, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स in increasing or decreasing order of their standard reduction potentials, standard reduction potentials लिख ली होगी आप लोगों ने। उसके नीचे सिंबॉलिक बना लीजिएगा, ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, नीचे घटता हुआ क्रम है। क्यों लिखा? एनसीईआरटी इसको फॉलो करती है, अदर रिफ्रेशर बुक किसी को भी फॉलो करती है, कोई रूल नहीं है। आप चाहो तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव भी ले सकते हो, बढ़ता हुआ ले सकते हो, घटता हुआ ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। हम एनसीईआरटी चूंकि फॉलो करते हैं तो मैंने वही बना लिया है, कोई रूल अभी भी कह रहा हूं, आप में से ऊपर से नीचे बढ़ता हुआ दिखा सकता हूं तो भी एक्सप्लेन में कर दूंगा, ऐसे मीनिंग नहीं बदलेगा। चलिए, ये सिंबल के तौर पे ये इतना ही ड्रॉ कर लीजिएगा। और एक पेज आपकी एनसीईआरटी में है, अगर आपके पास प्रिंटर है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रिंट निकाल के यहां स्टेपल कर लीजिए, क्योंकि बार बार इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। याद ये की नहीं जाती, याद करने का भ्रम निकाल लीजिए दिमाग में, आप याद भी नहीं कर पाएंगे, याद नहीं की जाती है। सर्टेन वैल्यूज हमारे दिमाग में रह जाती हैं, तब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो आप ये दिमाग में ये भ्रम ना पालें कि याद करनी है, वो तो कुछ कुछ वैल्यू जब 10 बार एक ही वैल्यू याद रिपीट होगी तो याद रहेगी, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये सीरीज लगी हो, नहीं तो आपको बार बार एनसीईआरटी के पेजेस पलट कर देखने होंगे, तो डाउनलोड कहीं से कर लीजिएगा, नहीं तो उसकी फोटोकॉपी तो अब ओपन नहीं होगी, देख लीजिएगा कैसे भी लगी हो, मतलब कहने का। चलिए, अब थोड़ा इसके साथ काम किया जाए। मैंने कहा इसे एंजॉय करते हैं तो वो यही है, ध्यान से समझना। पहले सिंबल पर आते हैं, हम लिखते हैं रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना है जी? पॉइंट तो लगाया ही नहीं, 76 वोल्ट, ऐसे लिखते हैं। दोबारा लिखता हूं मैं,
ई नॉट रिडक्शन जिंक का कितना है -0.76 वोल्ट। तो ये लिखना पड़ रहा है, फिर हम जिंक के लिए लिख रहे हैं, ये इसका एक प्रॉपर सिंबल है, यही वर्ड मैं एक सिंबल में लिखूंगा। ई नॉट स्टैंडर्ड है, पोटेंशियल है, रिडक्शन नहीं है यहां पर, आरईडी में लिख नहीं रहा हूं, मैं सिंबल ही लिखूंगा। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये रिडक्शन का है। वो कैसे है, ऐसे सीधा एरो लगाइए आगे की तरफ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। देखिए एरो आगे की तरफ क्या हो रहा है, +2, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में बदल रही है, कम हो रही है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये सिंबल किसका हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट्स इक्वल टू -0.76 वोल्ट। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी होता है सिंबल। अब मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिंबल बता रहा हूं, स्टैंडर्ड है, पोटेंशियल है, इसे मुझे बदलना होगा, +0 से +2, आगे बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू साइन बदल के लिखी जाएगी। तो जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिंबल ये है और रिडक्शन पोटेंशियल का ये है। तो अब से हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सारे न्यूमेरिकल सारी वैल्यूज ये हो, रिडक्शन में लिखा हो, कहीं ऑक्सीडेशन आता है तो चूंकि हमने स्टैंडर्ड को ही मेन माना है, उसी को मेजर किया, उसी के फॉर्मूले हैं हमारे पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले फॉर्मूले नहीं है। तो आप इसे देखिए, अच्छा ऑक्सीडेशन दे दिया, टीचर कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, तो इसे ऐसे रखिए, बदलिए, यहां साइन बदलिए, इसे रिडक्शन पोटेंशियल में बदल लीजिएगा, फिर अपना काम स्टार्ट कीजिएगा। चलिए वर्क देखते हैं। लास्ट क्लास में जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, मैंने कहा था भाई मैंने जिंक और कॉपर का यहां सेल लिया है, वो लिया है, मुझे पहले से पता है कि जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड की तरह काम करेगा, दोनों मेटल भले ही हैं, कॉपर एटॉमिक नंबर 29 है, जिंक एटॉमिक नंबर 30 है, पास पास में एग्जिस्ट करते हैं, एक 11th ग्रुप में, एक 12th ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के 29 30 पास पास में है, लेकिन फिर भी दोनों को कंबाइन करके सेल बनाए तो जिंक एनोड है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर कैथोड है, कॉपर का रिडक्शन होता है। ऐसे मुझे कैसे पता चला पहले ही, तो ये अब आप अब के बाद अभी के बाद आपको भी ये पता चल जाएगा, समझना। कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स हो, उनके ई नोट रिडक्शन की वैल्यू दी गई है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मतलब सीरीज के थ्रू दी गई है। तो सीधी सी बात है, टॉपिक इसे छोड़िए, मैंने आज का टॉपिक स्टार्ट कहां से किया, मैंने आज का टॉपिक स्टार्ट आप किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। उसके दो पार्ट मैंने बताया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने क्या बताया, जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को मेजर करता है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताया, जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी को मेजर करता है। ए और बी की रिड्यूस होने की टेंडेंसी हमें मिल चुकी है, इसकी 1.2 है, इसकी 1.5 है, ज्यादा इसकी है रिड्यूस होने की टेंडेंसी, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी भी ज्यादा है। मतलब दोनों का अगर मैं सेल बनाऊं तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बी की ज्यादा है, बी का रिडक्शन होगा। जिसकी वैल्यू बड़ी रिडक्शन पोटेंशियल की, जिसकी वैल्यू बड़ी उसका रिडक्शन होता है। तो दूसरे का क्या होगा, उसके साथ में लगाई है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। फिर से देखते हैं, फिर से देखिएगा, दो वैल्यू दो एलिमेंट में ले रहा हूं, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में दे रहा हूं। बस दिमाग में एक लिख लो, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा तो रिडक्शन होगा, बस ये लिखना है भाई, वैल्यू भी उसी की ज्यादा और वही होगा, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। मान लो इसकी है -1.0 वोल्ट और इसकी है +0.4 वोल्ट। बताओ ज्यादा किसकी वैल्यू है, जिसकी ज्यादा वैल्यू है उसका रिडक्शन होगा। देख लो, एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेंगे, करंट किधर से किधर मूव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, सब चेक कर लो इनमें। मैं शुरुआत करता हूं, बड़ी वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, बड़ी वैल्यू y की है,
तो y का होगा रिडक्शन, छोटा सा लिख लिया मैंने, तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, ये एनोड की तरह काम करेगा, ये कैथोड की तरह काम करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऑक्सीडेशन, ये नेगेटिव टर्मिनल है, लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया जाता है, राइट हैंड साइड पे बनाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन x टू y है, करंट का माइग्रेशन y टू x है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका x का, उसे रिड्यूसिंग एजेंट बुलाते हैं। जिसका रिडक्शन होता है y का, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुलाते हैं। सेल के राइट हैंड साइड पे कौन सा होता है, रिडक्शन वाला कैथोड, y राइट हैंड पे होगा, लेफ्ट हैंड पे x होगा। हमें सारी चीज पता चल जाती है इन वैल्यूज से। जिंक E0, जिंक देख लो, रिडक्शन की वैल्यूज ही लिख रहा हूं मैं। E0 कॉपर, इनका मैंने सेल बनाया सबसे शुरू का, मुझे इनकी वैल्यूज पहले से ही पता थी, इसीलिए तो बना पाया। मुझे पता थी ये छोटी है बड़ी है, ये छोटी वैल्यू है भाई, ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ये है, बड़ी वैल्यू है तो रिडक्शन होगा, इसका मैंने रिडक्शन ही किया, उसका मैंने ऑक्सीडेशन किया। रिडक्शन है तो राइट पे बनेगा, ऑक्सीडेशन है तो लेफ्ट पे बनेगा, मैंने लेफ्ट पर ही बनाया। एनोड होगा, टर्मिनल नेगेटिव होगा, मैंने वही बनाया। तो ये वैल्यूज मुझे पहले से पता थी, इसलिए मैं सेल बना पाया शुरू का, इससे पहले लेक्चर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। अब आप भी सेल बनाइएगा, मैं क्वेश्चन देता हूं, समझिएगा। देखिए E0 Fe डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Fe माइनस 0.44 वोल्ट। दूसरा E0 सिल्वर, सिल्वर नहीं हम जिंक ले लेते हैं, जिंक माइनस 0.76 वोल्ट। आयरन है, जिंक है, दोनों ही नेगेटिव है, एक बड़ी वैल्यू है, एक छोटी वैल्यू है। सोचिएगा कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, क्योंकि जो बड़ी है उसका रिडक्शन होगा। दिमाग में रखिए, मैं बोलना शुरू करूंगा, सोच के रखिए, लाइन लिख लीजिए पेन से, कॉपी पर लिखिए, सारी चीजें याद रहे ताकि आपको मैक्सिमम चीजें। बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये माइनस में छोटी वैल्यू है, ये माइनस में कम वैल्यू है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू ये है। बड़ी वैल्यू है, इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो ये कैथोड होगी, कैथोड है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है। छोटी वैल्यू है, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन है तो ये एनोड है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। इलेक्ट्रॉन जिंक से आयरन की तरफ जाएंगे, करंट आयरन से जिंक की तरफ जाएगा, सेल बन गया। अब आप सेल बनाने में कैपेबल हैं। ये टॉपिक था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, अब हम पढ़ रहे थे, ये टॉपिक वहीं पहुंच गया जो हमने कल कहा था कि भाई इस लायक आप खुद बन जाओगे कि 2 इलेक्ट्रोड मैं आपको प्रोवाइड करूं, आप सीरीज में से वैल्यू देखिए, आप खुद बता सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, जिसकी वैल्यू बड़ी उसका रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा सर, और सेल बना सके। हेडिंग डाल लीजिएगा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन्हें भी खत्म करेंगे हम साथ ही में। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। शॉर्ट में लिखा हमने ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ध्यान से देखें, हमने सीरीज एक बार फिर से लिखनी पड़ेगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहली एप्लीकेशन की बात करते हैं फर्स्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से आप यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पॉइंट आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन का, इट प्रिडिक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
or strongest reducing agent. It predict strongest oxidizing agent and strongest reducing agent. यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम यूज यही करते हैं. देखिएगा, जो टॉप पर है वो तो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है ना, उससे ज्यादा तो बड़ी है ही नहीं. सबसे ज्यादा है तो इसका रिडक्शन ही होगा. रिडक्शन होगा तो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. भाई जिसका रिडक्शन ही होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका तो केवल रिडक्शन ही होगा ऑलवेज, तो सबसे बड़ी वैल्यू है चूंकि, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो नीचे है वो सबसे छोटी वैल्यू है, मिनिमम है, उसका कभी भी रिडक्शन नहीं होगा, इसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो इसे हम बुलाएंगे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. हेडिंग आपने डाली है, ठीक. तो पहली एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो आपको पहले तो यह बताना होगा कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखी है, क्योंकि ये आप रख रहे हैं, एनसीईआरटी रख रही है, सभी रिफ्रेशर ये रखे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. सामने वाले चेक करने वाले टीचर ने भी इसी तरह रखी हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है. तो आप लिखें पहले, इफ the electrodes in electrochemical series arranged in decreasing order of their standard reaction potential, then अगर इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है तो तब की बात हम कर रहे हैं, तब द एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द सीरीज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेयर एज बॉटम ऑफ द सीरीज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर हुआ? आप लिख लें, अगर पहले क्या था, अगर इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, देन जो एलिमेंट टॉप पर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो बॉटम पर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर? पहली एप्लीकेशन. आपके सेंटेंसेस आपकी कॉपी पर आ जाएं. पहली हेडिंग कंप्लीट हुई. दूसरी पर आते हैं, सेकंड. सेकंड हेडिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कौन सी मेटल रिएक्टिव होगी? क्वेश्चन है मेटल्स होती क्या है. भाई मेटल की रिएक्टिविटी बतानी तो मेटल होती क्या है पता होना चाहिए. मेटल्स, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है. दूसरी चीज मेटल, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं. मेटल वो होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, डोनेट करे. डोनेट करे तो क्या हुआ? तो ऑक्सीडेशन हुआ. मतलब ऑक्सीडेशन जो करे वो मेटल है. जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करे वो रिएक्टिव मेटल है. जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करे बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है. मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना ही मेटेलिक कैरेक्टर को शो करता है. इजीली लूज करना बहुत पावरफुल मेटल है. तो मेटल की रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करती है. ये तो गेन करते हैं, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो लूज कौन करेगा? नीचे वाले. यानी कि हाइड्रोजन से नीचे की मेटल, सभी नीचे की मेटल हाइड्रोजन से रिएक्टिव हैं. जो हाइड्रोजन के ऊपर की मेटल है वो रिएक्टिव नहीं है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है. चलिए हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, डायरेक्ट बात करेंगे. अब हमें सीरीज से ज्यादा मतलब नहीं है. किसी भी मेटल की स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव है, मतलब स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल की जितनी ज्यादा कम है वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव है. देखो 3 वैल्यू लिखता हूं. कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट, एक्यूरेट वैल्यू है, टेबल से देख लीजिए चाहेगा तो. आयरन माइनस 0.44 वोल्ट. E0 सिल्वर प्लस 0.80. E0 जिंक माइनस 0.76 वोल्ट. अब हमसे पूछा गया इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है. हमने बताया, आप सेंटेंस में लिखिएगा, जिस भी मेटल का स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा कम होता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है. पॉजिटिव नेगेटिव, 2 नेगेटिव हैं, ये रिएक्टिव हैं, लेकिन दोनों में ज्यादा कौन है? जो ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा कम. ये
जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल आउट ऑफ दीज 4 मेटल्स। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जिंक की, उससे कम आयरन की, उससे कम कॉपर की, उससे कम सिल्वर की। क्लियर हुआ जी? तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर। अब हम नेक्स्ट पर चलेंगे। एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, 10th का है, वैसे 11th का भी है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। तो जिंक इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकती है, आयरन इन 2 को डिस्प्लेस कर सकती है, कॉपर केवल सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकती है, सिल्वर किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकती। नीचे एक सेंटेंस डाल लीजिएगा, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। भाई ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकती है। आगे हम तीसरी एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड वन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बता दूं। हाइड्रोजन 0 है, अभी मैंने वैल्यू लिखी, कॉपर की प्लस में थी, सिल्वर की भी प्लस में थी। तो ऐसी मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, समझना, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, वो हाइड्रोजन को एसिड से रिलीज डिस्प्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक, चलो इसे पॉइंट में ही लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट बना लेते हैं। थर्ड पॉइंट, सेंटेंस लिखना, हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है इसमें, या डाल लो, प्रिडिक्शन, इन प्रिडिक्शन ऑफ मेटल्स विच कैन रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। उन मेटल्स का प्रिडिक्शन करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हाइड्रोजन को एसिड से रिलीज करते हैं। जैसे जिंक HCl में डाल दूं तो हाइड्रोजन निकलेगी, H2SO4 में जिंक डाल दूं तो हाइड्रोजन निकलेगी, तो हाइड्रोजन बाहर निकालती हैं। तो इसमें आप लिखेंगे ऐसी मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, वो सबके सब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होती हैं और वो हाइड्रोजन को एसिड से रिलीज करती हैं, मतलब डिस्प्लेस करती हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जबकि ऐसी मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड दे आर नॉट कैपेबल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स। ये इन्हें एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगी। क्लियर जी? फोर्थ पर चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की फोर्थ एप्लीकेशन। ये सभी इंपॉर्टेंस रखती हैं वैसे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्थ। देखिए, टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी, फोर्थ हेडिंग डाल लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। TO2 predict the spontaneity of redox reaction. To predict the spontaneity of a redox reaction. redox reaction की spontaneity का मतलब होता है रिएक्शन होगी या रिएक्शन नहीं होगी। अगर आती है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन होगी। ठीक, तो रिएक्शन कौन कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है ये बताती है। इसमें क्या लिखना है, हेडिंग डालने के बाद आपको इसमें लिखना है, हेडिंग डाल ली ना, टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। ई नोट सेल, इसमें एक ही सेंटेंस आएगा इस हेडिंग में, ई नोट सेल मस्ट बी पॉजिटिव, सेल बोला है मैंने, ई नोट सेल मस्ट बी पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ये आप लिख लें हेडिंग डाल के नीचे एक सेंटेंस बस, ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लिख लिया होगा, मैं इसे हटाता हूं। अब बड़ा क्वेश्चन है, सर स्पॉन्टेनियस वर्ड थर्मोडायनेमिक्स 11th का है, 12th का नहीं है। और थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा H स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट करता है, डेल्टा S, और जब डेल्टा H और डेल्टा S एंट्रोपी चेंज पता नहीं कर पाते तो इन दोनों का बड़ा फैक्टर आता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G।
अल्टीमेट ये प्रेडिक्ट करता है, ये कहता है ये नेगेटिव है तो रिएक्शन होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये नॉट पर भी एप्लीकेबल है। ये प्रेडिक्ट करता है। ई कहां से बता दिया आपने? ई बता दिया डायरेक्ट, ऐसे थोड़ी है, मैंने ई सोच के बताया है। कैसे? डेल्टा जी नॉट, अभी आया नहीं है रिलेशन आने वाला, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये रिलेशन है। डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, तो मैं ई नॉट सेल की वैल्यू क्या रखूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले मैं पॉजिटिव रख के देखता हूं कि ई नॉट सेल पॉजिटिव है, जैसा कि मैंने लिखवाया, तो पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आएगा नेगेटिव में, तो होगी ना रिएक्शन नेगेटिव, मतलब होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मान लो मैं कहता है ई नॉट सेल नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। रिएक्शन कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया, कोरिलेट तो हमने डेल्टा जी से ही किया है। तो याद रखिएगा, ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन की फॉर्म में बताता हूं। हमारे पास एक बर्तन है, यह बर्तन है, यह बना है निकल मेटल का है, ठीक है सर। इसमें एक सॉल्यूशन हमने रखा कॉपर सल्फेट का, एक्वा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो क्वेश्चन आता है, सर क्या हम कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन को निकल से बने हुए कंटेनर में रख सकते हैं? ये तो रख के देखना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, तो चेक करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कैन वी स्टोर, क्वेश्चन है, लास्ट जो एप्लीकेशन पढ़ी है उसी के एप्लीकेशंस, उसी के क्वेश्चंस हैं। कैन वी स्टोर copper sulfate aqueous solution in nickel container? वैल्यूज भी गिवन है। दोनों वैल्यूज गिवन है। तो अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो स्टोर करके जाएंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे भाई। अगर रिएक्शन हुई तो हम स्टोर नहीं करेंगे, और रिएक्शन नहीं हुई तो आप स्टोर कर सकते हो भाई। अगर मान लो रिएक्ट कर रहे हैं तो निकल खत्म हो जाएगा, रिएक्ट करके बर्तन टूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा सब कुछ। तो अगर रिएक्शन हो रही है तो हम स्टोर नहीं करते। तो हमें पता करना है रिएक्शन होगी या नहीं होगी। पहला है कॉपर सल्फेट, दूसरा निकल। अगर रिएक्शन हुई तो निकल यहां, कॉपर यहां, निकल सल्फेट प्लस कॉपर, ये रिएक्शन होगी। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां सल्फेट -2 होता है, ये +2, ये 0, ये +2। कॉपर +2 से 0 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। मैंने कहा था आपको बैलेंसिंग की नीड हो सकती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना ही गया होगा। +2 से 0 डिक्रीज हुआ, ये रिडक्शन है। रिडक्शन कैथोड पर होता है। दूसरा देखते हैं, निकल 0 से +2 हुआ, ये ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। फॉर्मूला है ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। भाई हमें ई नॉट सेल निकालना होगा। अगर पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे रिएक्शन होगी, होगी तो इसे स्टोर नहीं करेंगे। नेगेटिव आया तो नहीं होगी, स्टोर कर देंगे। तो ई नॉट सेल निकालना है, उसके लिए कैथोड एनोड होने चाहिए। कैथोड रिडक्शन पर होता है, एनोड ऑक्सीडेशन पर, तो हमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए। तो ये रिएक्शन लिख के आप कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई तो रिडक्शन, ज्यादा हुई तो ऑक्सीडेशन। कैथोड कौन है? कॉपर। कॉपर की वैल्यू देख लो एक बार, रिडक्शन में ही दी गई है। हाँ जी रिडक्शन में है, ये भी रिडक्शन में कितनी है? +0.34, +0.34, माइनस ये साइन आया।
एनोड एनोड निकल निकल की वैल्यू माइनस पॉइंट, 2 बार माइनस आए भैया, एक बार यहां है एक बार यहां है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होके ये वैल्यू कितनी आई 7.59 वोल्ट, 59 वोल्ट। ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो हम स्टोर नहीं कर सकते, नीचे आएगा द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस दैट्स व्हाई वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन निकल कंटेनर। इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं भाई। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहां तक पढ़ाई गई, आज इतना ही है, प्रैक्टिस कीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चंस की। ये 11th में भी था, रेडॉक्स के बाद यहां तक अवेलेबल है, एक बार 11th की कॉपी निकालेंगे तो भी, और 12th में भी पढ़ लिया है आपने। तो क्वेश्चंस रिफ्रेशर बुक हो तो ठीक है, नहीं मैं पीडीएफ अपने नोट्स की सेंड करूंगा और क्वेश्चंस करना शुरू करो।